उर्मिला जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत ही हम इससे करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कि आज की स्थिति में बॉलीवुड लगातार निशाने पर लगा हुआ है। शुरुआत मेरे ख्याल से इससे करना ज्यादा सही होगा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से आज यहाँ पर बैठी नहीं हूँ आपसे बात करते हुए। मैं एक भारत देश की नागरिक के तौर पर, और जिस नागरिक को एक मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आकर अपना नाम, शोहरत, सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नंबर वन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अरसे से चल रही थी, और मैंने बहुत अरसे तक, अभी भी मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चीजें चली गई है, और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ये ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं, तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। और ऐसे, क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है, हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है। मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद भी सारे फिल्म मेकर्स ने, फिल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता, खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फिल्म इंडस्ट्री पर बार बार कह जाना गलत लगता है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला निकल रहा है, क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुके हैं और उसको साफ सफाई होना जरूरी है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे, और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रनावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था, और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ख्याल है अंगना जी का या रवि जी का, जो भी है। और ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं, या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है, तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए, और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया था, जिसमें जाने माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी जी, करण जौहर जो फिल्म मेकर है, ऐसे कई जाने मानी फिल्म इंडस्ट्री हस्तियां मौजूद थी। और माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था उस वक्त कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है और सोच है, उसे कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का साथ चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा कोई भी बड़ी चीज हो सकती है एक फिल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से समझने की, और उनको मान्यता दी जानी चाहिए वो मिलने की। आप ये भूल रहे हैं कि बॉलीवुड मतलब चंद सितारे नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं, उसके घर वाले, बीवी बच्चे उसके पास, ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज्यादती हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें एक 2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही रहता है। इस पर जया बच्चन ने कहा कि जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। उस पर जवाब देते समय कंगना रनावत कह रही है कि मेरी थाली अलग है, मैं मेरी थाली के बारे में बात कर रही हूं। यह क्या चल रहा है? जया बच्चन, पहली बार हमने देखा कि जया बच्चन सामने आकर बॉलीवुड की के बारे में उनकी तरफ से पार्लियामेंट में बात कर रही है, और दूसरी तरफ कंगना रनावत उनका निषेध कर रही है, उनके खिलाफ बयान दे रही है। रवि किशन भी उसके बारे में बयान दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? जिन जया बच्चन जी के बारे में कंगना ने बात की है,
बहुत दुःख की बात है कि उनके बारे में उन्होंने इस लहज़े से, इस अंदाज़ में बात की है। क्योंकि मैं शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूँगी कि जब कंगना जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब जया बच्चन जी ने मिली और गुड्डी और अभिमान जैसी फ़िल्में की थी, जिसमें से आधे से ज़्यादा पिक्चरों की सेंटर पॉइंट वो रह चुकी है, जिसको कहते हैं कि फ़िल्म के टाइटल रोल में जया जी रह चुकी है, वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक सीनियर लेडी है फ़िल्म इंडस्ट्री की और मुझे लगता है किसी भी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहज़े से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है हमारा, जो संस्कार है, उनके साथ ये नहीं जाता। विरोध हो सकता है किसी को। मैंने खुद एक लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। मुझे पता है किस तरह की टिप्पणियाँ बहुत सारी चीज़ें मुझ पर बोली गई। लेकिन एक पॉइंट पर भी जाके मैंने कभी अपना आपा खो के किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बातें या लांछन लगाने वाली चीजें नहीं कही हैं। बॉलीवुड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो बात नहीं कर रही है। इंडस्ट्री सबकी है, सिर्फ बॉलीवुड माफिया के बारे में बात कर रही है। तो ये बवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जया जी को या रवि या किसी और को इस बारे में क्योंकि सवाल खड़े जब करने कोई का मौका मिल इंसान रहा है कि बार बॉलीवुड का बार नाम? ये चीजें बोलते रहता है और अगर वो माफिया हम्म। माफिया माफिया करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर तो आदमी मैं जाने दीजिए तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, तो बताए तो कहीं। या फिर आपके अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बेहतर यही होगा कि जो लोग हैं जिनके नाम वो कहना चाह रही हैं, वो जरूर कहें और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। मुझे लगता है सबसे पहले उसके ऊपर थम्स अप देने वालों में से मैं पहले होंगी। खुद कंगना की बहुत फैन रह चुकी हूँ। वो एक बेहतरीन अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जब उनकी पहली फ़िल्म वो लम्हे देखी थी और तब मैं उनकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकती थी। आज भी मैं कहती हूँ उसके बाद मैं क्वीन के बाद उनको एक फ़ैशन शो में मिली थी और मैंने उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधे थे उनके पास। और आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक बेहतरीन अदाकारा है और बहुत एम्बिशियस लड़की है और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जा रही है। लेकिन आप जब एक शहर के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे होते हो, तो आप ऐसे शहर के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने आपको आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी दी, सब कुछ दिया है। और इस शहर में ना ही सिर्फ देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, अपना नाम, अपना वजूद ढूँढने के लिए, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। और इस शहर ने सिर्फ आज तक लोगों को दिया है और बदले में कुछ नहीं माँगा है। जो भी मुंबई को अपना समझ कर आए हैं, उन्हें उन्हों उस उसने उन्हें उन्हें हमेशा अपनाया है और उनकी रोज़ी-रोटी हो, नाम हो, शोहरत हो, वो सारी चीज़ें दी है। ना ही सिर्फ़ ये बल्कि महाराष्ट्र ने भी हमेशा देश की तरफ जो है इंटेलेक्चुअल हो फाइनेंशियल हो, कल्चरल हो, इन सारे मुद्दों पे एक कदम आगे रहा है। तो ऐसे महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में आपकी किसी व्यक्तिगत विचारों की वजह से आप इस तरह की टिप्पणियां करती है, ये वहां के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। में रहने वाली व्यक्ति को, ना कि सिर्फ मराठी व्यक्ति को, ये बात बहुत चुभेगी और गलत लगेगी। और इसके बारे में मैंने जरूर आवाज इसलिए उठाई थी कि आपका कहना था कि अगर आपको मुंबई पुलिस गलत लगती है, सीबीआई आ चुकी है, सीबीआई इस सारे मामले की, जिनके ऊपर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि सुशांत सिंह के मामले में ठीक से जांच नहीं हो रही है, वो आज सीबीआई कर रही है। तो मुझे लगता है इसके बावजूद ये सारी चीजें कहने का मतलब क्या है? और ये सारी चीजें आप जिस चीज के लिए कह रही थी, वो चीज तो आपने यहाँ आकर की नहीं। और जो उनके ऑफिस के साथ हुआ, वो गलत था।